तुम्हारा एक ही अलमिया है, थकन और बोरियत। यही बुनियादी वजह है दुख की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, बेचैनी की, बेसुकूनी की, अदम इत्मीनान की। इस थकन और बोरियत का इलाज तुम ढूंढते हो गोल्स में, मकासद में। ये गोल्स, ये मकसद पूरे हो जाते हैं, फिर बोरियत और थकन पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर नए मकासद, फिर नई मंजिलों में इसका इलाज ढूंढते हो, और मौत के वक्त तक तुम्हारा ये खेल जारी रहता है। मगर तुम कभी भी रुक कर ये देखने का तकल्लुफ नहीं करते कि आखिर ये थकन, ये बोरियत है क्यों, इसकी बेस क्या है, रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी बुनियादें कहाँ हैं। इस बोरियत, इस थकन की बुनियादें हैं माइंड में। कैसे? इसको जरा समझने की कोशिश करो। बोरियत या थकन पैदा होती है तब जब आप एक ही काम करने पर खुद को मजबूर पाएं, एक ही किस्म के थॉट्स को रोजाना सोचने पर मजबूर रहें, एक ही तरह से दिन गुजरने लगे। जब नयापन या कहें जिंदगी का जिंदापन आपको छूना छोड़ जाए। इंसान समझता है कि वो 60 साल जिया, मगर अक्सर इंसानों के साथ ये वाकया होता ही नहीं। वो 60 में से इब्तदाई सालों को छोड़कर कम से कम भी 40 साल एक ही दिन को 40 साल जीते रहते हैं। ये एक ही दिन का बार बार जीना है जो थकन पैदा करता है, बोरियत पैदा करता है, जिसका इजहार होता रहता है दुख की शक्ल में। याद रखना, दुख इंडिकेटर है, इशारा है कि तुम्हारी जिंदगी के तजर्बे के साथ कोई मसला है। जैसे बुखार होता है, टेम्परेचर, ये इशारा है कि तुम्हारे जिस्म के साथ कहीं कोई मसला है। इस बोरियत और थकन को जहन से, माइंड से जोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि माइंड की ये नेचर है, वो किसी भी नई एक्टिविटी को पहले पैटर्न में ढालता है, आदत में बदलता है, और फिर जिंदगी की बजाय उस आदत को जीता है। कोई भी आदत जहन के लिए छोड़ना मुश्किल होती है, क्योंकि यही उसका कंफर्ट जोन है। जब आप किसी नई आदत की तरफ या पुरानी आदत को तोड़ने की तरफ जाते हैं, तो आपको हमेशा जहन की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना होता है, चाहे इसकी मंतकी बुनियाद कितनी भी मजबूत आपके पास ना हो। देखते हैं, मंतकी तौर पर 100% लोग वर्जिश के हक में मौजूद दलाइल का इनकार नहीं करते, मगर वर्जिश नहीं कर पाते। क्यों? जब मंतकी तौर पर साबित हो रहा है कि वर्जिश मुफीद है, तो अमली तौर पर क्यों ये हकीकत में नहीं ढल पा रहा? क्योंकि माइंड ने वर्जिश के थॉट की प्रैक्टिस की है, उसकी आदत बनाई है, वर्जिश की सोचों को आदत बनाया है जो आप करते हैं, मगर वर्जिश करना आदत नहीं बना तो वर्जिश नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जो वर्जिश को आदत बना चुके होते हैं, उनके लिए वर्जिश के थॉट्स की आदत जरूरी नहीं होती, वो बस वर्जिश करते रहते हैं। सो पहला नुक्ता तो ये है कि जहन से अगर जिंदगी को जीना चाहते हैं तो फिर आप नयापन जी ही नहीं सकते। आप मजबूर होंगे आदती पैटर्न को जीने में। अब इस पस मंजर को सामने रखते हुए अपने दिनों को जहन में लाएं। जो भी दुखी है, एंजाइटिक है, डिप्रेस है, गैर जिंदा है, वो खुद को गौर से देखे। उसने जो थॉट्स कल सोचे थे, आज भी वही थॉट्स सोचने पर मजबूर होगा। कल उन थॉट्स से जिंदगी को कोई अच्छा तजर्बा नहीं मिला था, फिर भी आज आप वही थॉट सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि माइंड को पैटर्न से हटना पसंद नहीं, आदतों से हटना पसंद नहीं। आपके 95% थॉट्स जो आज आपने सोचे हैं वो वही हैं जो आपने कल भी सोचे थे, परसों भी सोचे थे। 5% जो नए थॉट्स होते हैं वो उस वक्त जनरेट होते हैं जब आप कोई जिंदा वाकया देखते हैं, कोई ऐसी बात सुनते हैं जो नई हो, जो आपने पहले कभी ना सुनी हो, कोई ऐसी रूहानी या मोटिवेशनल वीडियो जो आप देखते हैं जो जिंदगी के नए जावियों पर रोशनी डालती हो।
ये 5% थॉट्स जो नए हों, जिंदा हों, उनके अलावा बाकी तमाम वक्त आपके थॉट्स रेपिटेटिव, इआदा शुदा, दोहराए गए होते हैं और रोज एक ही किस्म के काम हों या सोचें, वो आपको बोर और थकन ज़दा करके रहेंगे। अब एक और सवाल उठाते हैं, ये थॉट आखिर क्यों खुद को रिपीट करते हैं, क्यों रिपीट होते रहते हैं? इसकी वजह गहरी और नफ्सियाती है। आपके जहन में मौजूद हर थॉट किसी मादी वजूद का अलामती इजहार होता है। आपके थॉट्स तो अंदरूनी मामला है, मगर इन थॉट्स का पैदा होना बिल्कुल भी अंदरूनी मामला नहीं है, ये बाहरी मामला है। आपके 95% थॉट्स रिपीट होते हैं क्योंकि आपका 95% बाहरी माहौल वही था, क्योंकि आपकी 95% सेंस परसेप्शंस वही रही है। वही माहौल, वही सेंस परसेप्शंस जिससे वो थॉट्स निकले थे। वही घर, वही फैमिली, वही बॉस, वही ऑफिस, वही कलीग, वही सड़क, वही रास्ता, वही गाड़ी, ये सब इर्द गिर्द, ये आपका माहौल आपके थॉट्स को पैदा करता है। जब आप ये माहौल फिजिकली जीते हैं तो जहन इनसे जुड़े थॉट्स को भी रिपीट करता है। बॉस ने साल पहले डांटा था, मगर आज भी आप बॉस को देखेंगे तो वही डांट दोबारा जिएंगे। किसी से 10 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसको आज मिलेंगे तो इस लड़ाई को दोबारा जिएंगे। किसी जगह पर हादसा हुआ था, कहीं कोई मिला था, कहीं कोई बिछड़ा था, ये जगहें सामने आएंगी तो रोज आपको ये वाकयात, हादसात ज़हनी सतह पर जीना पड़ेंगे। यह है वो प्रोसेस जिससे आप हर नए दिन को पुराना बनाकर जीना शुरू करते हैं, जिसके नतीजे में पैदा होती है थकन और बोरियत, और जिसके नतीजे में पैदा होता है दुख, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब इस बीमारी का इलाज क्या है? बुनियादी इलाज तो एक ही है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। ये समझ, ये जान लेना कि जहन कैसे काम करता है, कंडीशनिंग का अमल कैसे होता है, वाकयात मेमोरी का हिस्सा कैसे बनते हैं, जिसके लिए होती है ज़रूरत सेल्फ एनालिसिस की, तज्ज़िया ज़ात की, मेडिटेशन की, इबादत की। ये तो वो तरीका है जिस पर मैं हमेशा अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करता हूँ। दूसरा इसका तरीका है कि कुछ दिन इस आदती जीने को ब्रेक दिया जाए। ये वो तरीका है जिससे आप ये जानने में कामयाब हो जाते हैं कि इस हालत के अलावा भी जीने का कोई तरीका हो सकता है जिस हालत में आप जीते आ रहे हैं। इसको एक मिसाल से जरा समझें। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, बॉस से ताल्लुकात अच्छे नहीं, कुलीग्स से भी ज्यादा नहीं बनती, आप चिड़े चिड़े ऑफिस का वक्त गुजारते हैं और वही चिड़चिड़ाहट आप यकीनन घर भी लेकर आते हैं और फैमिली का माहौल भी जहरीला करते हैं। इसी जहरीले माहौल में दिन का बाकी हिस्सा गुजारने के बाद आप सो गए, सुबह उठे, वही फैमिली, वही बीवी या शौहर, वही घर, बिस्तर, दरो दीवार जिनके मुतालिक गुजरे कल की कोई अच्छी मेमोरी आपके पास स्टोर नहीं, आपके सामने है। फिर आप बाहर आए, वही सड़क, वही रास्ता, वही दुकानें, वही लोग, फिर दफ्तर जैसी बोरिंग जगह का वही पुराना चौकीदार, वही पुरानी दफ्तर की इमारत, वही बॉस, वही कुलीग जिनसे आपकी नहीं बनती। अब आप बताएं कि आप क्या सोचेंगे? यकीन माने वही जो कल आपने सोचा था। कल भी सोचकर आप बोर हुए थे, थके थे, एंजाइटिक हुए थे, डिप्रेस हुए थे, मगर आज भी आप वही सोचने पर मजबूर होंगे, चाहकर भी और कुछ नहीं सोच पाएंगे। अब मैं एक और मंजर आपके सामने रखता हूं। आपका कल का दिन वैसा ही गुजरा जैसा ऊपर मैंने जिक्र किया, मतलब परेशान ऑफिस और अफसुर्दा घर, मगर आज सुबह जब आप उठे तो बिस्तर और था, दरो दीवार और थे, कमरा और था। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो सामने एक बर्फीली चोटी है, नीचे वादी में सब्जा ही सब्जा फैला है, बैकग्राउंड में झरने की आवाज आ रही है, धुंध में लिपटी हुई सुबह है, परिंदों की चहचहाहट आ रही है। अब आप जरा बताएं कि कल के कितने थॉट्स को इस वक्त आप रिपीट करेंगे? वो थॉट्स जो आप रोजाना ना सोचने की चाहत के बावजूद सोचने पर मजबूर थे,
उन्हें अगर आज आपने सोचना है तो फिर इसके लिए आपको बाकायदा मुशक्कत करना पड़ेगी। ये दिन बाकी दिनों से अलग कोई दिन नहीं है, क्योंकि आज भी उसी पहाड़ी वादी के मकामी लोग जब उठेंगे तो ऑलमोस्ट वही थॉट सोचेंगे जो उन्होंने कल सोचे थे, मगर आज आप मुख्तलिफ, नया और जिंदा सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आपकी थॉट्स को ताकत देने वाला, सिंबल्स को सबूत में बदलने वाला माहौल नहीं है, सेंस परसेप्शंस वो नहीं है। इस ब्रेक से आपको एक चीज का सबूत तो यकीनन मिल जाएगा कि वो जो दुख भरा दिन यूं लगता था कि इससे बचना नामुमकिन है, उससे बचना हमेशा मुमकिन था, आपके बस में था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसलसल भागते रहें। इस ब्रेक का मकसद बस इस प्रोसेस को, इस कंडीशनिंग प्रोसेस को समझना है कि कैसे जहन चीजों से थॉट्स बनाता है, फिर उनके साथ आइडेंटिफाई होता है, उन्हें स्टोर करता है और उन्हें रिपीट पर चलाता रहता है। ये कंडीशनिंग जिस दिन समझ की, शऊर की रोशनी में आई, अना की गिरफ्त आप पर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। अना नाम ही कंडीशनिंग का है। कंडीशनिंग समझ आ गई तो अना खत्म हो गई। यूं समझे कि अना अंधेरा है और समझें शऊर बल्ब जलते ही अंधेरा मिट जाता है, कुछ और नहीं करना पड़ता, बस बल्ब का जल जाना काफी है। इसलिए इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। एक बात को याद रखें, ये वाहिद तरीका है आजादी का, फ्रीडम का, कि आप अपनी कंडीशनिंग को समझ लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नौकरी बदल जाए तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, माली हालात बदल जाने से आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मुल्क के सियासी हालात बदल गए तो आप सुखी हो जाएंगे, मुल्क तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो गया तो आपके हालात बदल जाएंगे, शादीशुदा घरेलू जिंदगी खास तर्ज की हो गई तो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी, तो यकीन माने आप अहमकों की जन्नत में जी रहे हैं। ऐसा कोई तरीका काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं किया है। तब्दीली या इनकलाब इनफरादी वाकया है, वरना कोई अमीर आदमी दुखी ना होता, कोई अच्छी नौकरी पर मौजूद फर्द ना खुश ना होता, दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में खुदकुशी का यूं बढ़ता रुझान ना होता, सियासी इस्तेहकाम के हामिल मुल्कों में बढ़ते माहिरीन नफ्सियात ना होते। इनकलाब फर्द पर बीतता है, जब भी ये बीता है फर्द पर बीता है, किसी माशरे पर कभी कोई इनकलाब नहीं बीता। और इस इनकलाब की राह बस एक है, उस टूल को समझना जिसे आप माइंड कहते हैं, कंडीशनिंग के अमल को समझना, उस अमल को समझना जो आपको आप बना रहा है, उससे हटकर कोई रास्ता हकीकी रास्ता नहीं है। खुद से बार बार एक सवाल पूछें, इस लम्हे, ठीक इस पल मेरे अंदर क्या हो रहा है। ये जो सवाल है ये आपको अपने बारे में ज्यादा दुरुस्त मालूमात देगा। क्या इस वक्त जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जो जिंदगी का तजर्बा आप पे गुजर रहा है, वो खुशगवार है या नाखुशगवार है। लेकिन सिर्फ ये सवाल करें, इस पर कोई तज्जिया ना करें, बस मुशाहिदा करें, क्योंकि तज्जिया करते ही थॉट प्रोसेस, दिमाग का शोर शुरू हो जाता है। अपने बातिन पर, इनर सेल्फ पर ध्यान दें। अगर जिसमें किसी भी किस्म के जज्बे का सुराग ना मिले तो फोकस को और गहरा ले जाएं और अपने जिस्म के इनर एनर्जी फील्ड का मुशाहिदा करें। बीइंग तक, हस्ती तक रसाई का यही एक दरवाजा है, हस्ती के अदराक का यही एक रास्ता है। देखें, जज्बात अमूमन तवाना और ताकतवर थॉट पैटर्न के तौर पर अपना इजहार करते हैं और अपने ताकतवर एनर्जी चार्ज की वजह से शुरू में लम्हे मौजूद में यूं रह पाना आसान नहीं होता कि आप अपने जज्बात को देख लें। जज्बा आप पर गालिब आने की पूरी कोशिश करता है और अक्सर ये कामयाब रहता है। लेकिन अगर आप लम्हे मौजूद में कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर अलर्ट प्रेजेंट हैं, हाजिर हैं, तो आप इन जज्बात को काबू में रख सकते हैं। अगर प्रेजेंस, हजूरी की कमी की वजह से आप जज्बात से लाशऊरी आइडेंटिफिकेशन की तरफ
खिंचे चले जाते हैं, जो कि नॉर्मल बात है, उस वक्त ये होता है कि जज्बा आर्जी तौर पर आपका रूप भर लेता है। आप वो नहीं रहते जिसका वो जज्बा है, बल्कि आप वही जज्बा बन जाते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि आपके जज्बात और थॉट्स का एक विशियस सर्कल, एक मनहूस चक्कर शुरू हो जाता है। जज्बा थॉट्स को ताकत देता रहता है और थॉट्स जज्बे को और स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को तवाना करने में लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे की ग़िज़ा बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रैफिक का शोर अगर आप में गुस्सा पैदा करता है, तो इसका मतलब है कि आपके लाशऊर ने एक खास पैटर्न तराशा हुआ है। फर्ज करें आप घर में बैठे हैं और बच्चे शोर मचाना शुरू कर दें, तो वही पैटर्न खुद ब खुद बेदार हो जाएगा और आप गुस्से में आ जाएंगे। इस अमल को लाशऊरी आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें लाशऊरी तौर पर आपका जहन किसी एक चीज से नत्थी हो गया है। जब ऐसा होता है तो ये जज्बा आर्जी तौर पर तुम यू हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग ने खुद को उससे नत्थी किया हुआ है। होता यूं है कि थॉट पैटर्न जब जज्बे का रूप धारता है तो वो खुद को और भी बड़ा कर लेता है, मैग्नीफाई हो जाता है, और जज्बात की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उस थॉट पैटर्न को, जिसकी वजह से वो जज्बा पैदा हुआ, मजीद तवाना करती है। इसी तरह जिस शख्स सूरत हाल की वजह से जज्बा पैदा हुआ, उससे मुताल्लिक सोचों को तवानाई मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है। शायद कभी आपको ऐसे शख्स से मिलने का इत्तफाक हुआ हो कि वो अचानक गुस्से से फट पड़ा और बिल्कुल ही कोई और शख्स बन गया। उसकी वजह यही होती है कि उस शख्स के दिमाग ने किसी चीज़ के साथ खुद को एक किया हुआ है, नत्थी किया हुआ है, और वो चीज़ जब उसके सामने हुई तो लाशऊरी आइडेंटिफिकेशन खुद ब खुद एक्टिव हो गई और उस पर उसने कब्जा कर लिया। अमूमन आपके ख्यालात और जज्बात के दरमियान एक दायमी नोयत का विशेष सर्कल, मनहूस चक्कर कायम हो जाता है, और ये दोनों ही एक दूसरे को तक़वियत देते रहते हैं। थॉट पैटर्न्स जज्बात की शक्ल में खुद को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ जज्बे की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसी थॉट पैटर्न को और मजबूत करती जाती है। मसलन आप उदास हैं तो उदासी का ये जज्बा दिमाग में सारी मायूस सोचें लेकर आता है। ये मायूस सोचें उदासी के जज्बे को फिर मजबूत करती जाती हैं। दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, और वक्ती तौर पर आप नहीं रहते, बल्कि वही जज्बा बन जाते हैं जिन्हें सोचों ने, थॉट्स ने माइंड में जन्म दिया था। यूं ये सिलसिला चलता रहता है। बुनियादी तौर पर जितने भी जज्बात हैं वो असल में एक ही जज्बे से निकले हैं, और वो एक जज्बा है इस आगही से महरूमी कि आप अपने नाम, अपनी शक्ल, अपने स्ट्रक्चर से बुलंद तर कोई चीज़ हैं। ये अब हमारी लुगत का सितम है, डिक्शन की मजबूरी है कि हम उस जज्बे को कोई नाम नहीं दे सकते। शायद खौफ उसके करीब तरीन का जज्बा है, अगरचे खौफ सिर्फ मुसलसल खतरे के एहसास का नाम है, जबकि इस जज्बे में इंतहाई नाकामलियत का गहरा एहसास भी शामिल है। इसलिए बेहतर है कि इसके लिए दर्द, पेन, दुख की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए, जो इसी जज्बे की तरह ही नाकाबिल इम्तियाज और नाकाबिल तय्युन है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जहन का एक बुनियादी काम यह है कि वो इमोशनल पेन, जज्बाती दर्द के खात्मे के लिए लड़ता है, और ये जो दिमाग मुसलसल सरगर्म है, इसकी वजह भी यही है। मगर इस सरगर्मी के ज़रिए से भी दिमाग बस करता ये है कि इमोशनल पेन को आर्जी तौर पर नकाब पोश कर देता है, छुपा देता है। बल्कि हकीकत ये है कि दिमागी दर्द से रिहाई के जितने ज़्यादा जतन दिमाग करता है, उतना ही ज़्यादा दर्द ये तख्लीक करता जाता है। दिमाग कभी भी दुख का, पेन का, दर्द का इलाज, हल नहीं ढूंढ सकता। न ही ये आपको इजाज़त देगा कि आप खुद कोई हल ढूंढ लें, क्योंकि दाखिली सतह पर दिमाग मसाइल का हल करने वाला नहीं है, बल्कि खुद मसले का हिस्सा है। इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप तसव्वुर करें कि एक पुलिस चीफ है,
जो आतिश ज़दगी के किसी मुजरिम को ढूंढ रहा है जबकि उसी पुलिस चीफ ने ही आग लगाई है। क्या ऐसा मुजरिम कभी पकड़ा जा सकता है? दिमाग सारे दर्द, पेन खुद तख्लीक करता है और फिर उसके हल ढूंढता रहता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि दिमाग पेन के हल ढूंढ ले? हरगिज़ नहीं। आप कभी दर्द से, पेन से आज़ाद नहीं हो सकते जब तक आपकी IMS माइंड से न थी है, जब तक आपका एहसास ज़ात दिमाग से निकल रहा है। इसी को कहते हैं अना। जो ही आप इस हकीकत को जान लेते हैं कि पेन से रिहाई दिमाग का मसला ही नहीं बल्कि वो इस मसले की जड़ है, अब आप वजूद के तख्त पर मौजूद दिमाग का कब्जा छुड़ा बैठे हैं। अब बीइंग, हस्ती तख्त नशीन है और अब आप अपनी असली हालत में, इन योर रियल स्टेट। अब आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि जज्बात की नेचर अगर ये है तो फिर जज्बा मोहब्बत, जज्बा मुसर्रत का क्या? देखें, अगर आप दाखिली तौर पर हस्ती से मुंसलिक हैं, बीइंग से जुड़े हैं, तो ये जज्बे नहीं हैं, ये आपकी फितरी हालत हैं, ये आपकी हस्ती से अलग ही नहीं है। आम इंसानी की जिंदगी में गहरे सुकून, इंतहाई मोहब्बत और शदीद मुसर्रत के बस मुख्तसर से ही लम्हात वो होते हैं जब सोच की मुसलसल बह रही नदी के बहाव में कहीं से कोई वक्फा आ जाता है। जब हमादम जहनी शोर में वक्फा होता है तब ये लोग उस पीस को, उस मोहब्बत को, उस मुसर्रत को महसूस करते हैं। लोगों की अजीम अक्सरियत तो वो है जिनकी पूरी जिंदगी में ऐसे लम्हात शाज़ ही आते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसे लम्हात की वजह कोई हादसा बन जाता है कि जब हादसा दिमाग को सुन्न और मुकम्मल तौर पे खामोश करके सकूत पैदा कर देता है। बसा औकात दिमागी शोर के दरमियान ये वक्फा इंतहाई हसीन नज़ारे से फाल हो जाता है या इंतहाई खतरे की सूरत हाल में ये वक्फा तख्लीक हो जाता है या फिर नशे में डूबकर ये हालत पैदा होती है। इस वक्फे के दौरान इंसान की बातनी दुनिया एकदम से साकित हो जाती है और इसी सकूत से इंतहाई लतीफ़ मगर शदीद मुसर्रत की लहरें उभरती हैं जिसमें आप मोहब्बत और सुकून महसूस करते हैं। अमूमन ऐसे लम्हात कलीलुल मियाद होते हैं क्योंकि दिमाग जल्दी से अपनी शोरीली सरगर्मियों को फिर से चालू कर देता है जिन्हें हम सोचों के नाम से जानते हैं। मोहब्बत, मुसर्रत और सुकून उस वक्त तक नशोनुमा नहीं पा सकते जब तक आप खुद को दिमाग के गलबे से आज़ाद नहीं करा लेते। लेकिन ये बात जहन में रखें, इन एहसासात को मैं जज्बात का नाम नहीं देता। मेरी नज़र में इनकी अकलीम, इनकी सल्तनत जज्बात से कहीं आगे है। कहीं गहरी सतह पर ये एहसास हमेशा मौजूद होते हैं। अगर जज्बात को कॉन्शियस लेवल पर आप देखने के काबिल हो जाएं, तो उसके बाद ही ये अगला स्टेप आता है। फिर कहीं जाकर आप महसूस करेंगे कि इनसे मावरा क्या कुछ आपके लिए मौजूद है। इस वक्त तो आप दिमाग और जज्बात के विशियस सर्कल, मनहूस चक्कर में ही घूम रहे हैं। दिमाग जज्बों को तवाना कर रहा है, जज्बे दिमागी अमल को एनर्जी दे रहे हैं और बीइंग, अपनी हकीकत तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे। इमोशन का लफ्जी मतलब है खलल, खलफिशार। अंग्रेजी लफ्ज इमोशन का माखज लातीनी लफ्ज इमोवर है जिसका मतलब है परेशान हो जाना, मुस्तरब हो जाना। मोहब्बत, मुसर्रत और सुकून हस्ती की गहरी हालतें हैं, या यूं कह लें कि उस हालत के तीन पहलू हैं जब आप हस्ती के साथ अंदर की सतह पर जुड़ जाते हैं और इसीलिए बाकी हालतों के बरक्स इन हालतों की कोई मुतजाद हालत नहीं हो सकती। वजह यह है कि ये एहसासात दिमाग से मावरा किसी आलम से टूटे हैं। दूसरी तरफ जज्बे चूँकि सनवियत ज़दा दिमाग की पैदावार है, इसलिए उन पर कानून तजाद भी लागू होता है। इस कानून का सादा सा मफहूम ये है कि आप अच्छाई को बुराई के बगैर नहीं समझ सकते। इसलिए अनइनलाइटेंड और माइंड आइडेंटिफाइड हालत में बसा औकात वक्ती लज्जत को गलत तौर पर मुसर्रत का नाम दे दिया जाता है। लज्जत का माखज हमेशा आपसे बाहर की कोई चीज होती है जबकि मुसर्रत आपके अंदर से फूटती है। लज्जत की एक खसूसियत ये है
ایک چیز جو آپ کو آج لذت دے رہی ہے وہی کل آپ کو درد دے گی یا آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی، اور اس کا چلا جانا آپ کو غم دے گا۔ اور جسے ہماری دنیا میں عموماً محبت کہا جاتا ہے، وہ تھوڑی سی دیر کا لذت انگیز تجربہ اور ابھار ہوتا ہے، مگر اس محبت کے ساتھ چمٹے رہنا ہماری لت بن جاتی ہے، ایک ایسی کنڈیشن جس کی ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے، اور یہ محبت ایک لمحے میں نفرت میں بدل جاتی ہے۔ بہت سے محبت کے تعلقات، لو ریلیشن شپس، ابتدائی احساس بشاشت اور لذت کے خاتمے پر محبت اور نفرت کے درمیان معلق رشتے بن جاتے ہیں، جس میں اٹریکشن اور اٹیک، دلچسپی اور دشمنی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ حقیقی محبت آپ کو کبھی درد نہیں دے سکتی، کیسے دے سکتی ہے؟ یہ اچانک سے نفرت میں نہیں ڈھل جاتی، نہ ہی حقیقی مسرت کبھی غم میں ڈھلتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ روحانی بیداری سے پہلے بھی حقیقی مسرت، محبت اور گہرے اندرونی سکون کی جھلکیاں ضرور محسوس کرتے ہیں، وہ حالتیں کہ جو انتہائی سکوت کا نام ہے، مگر زندگی جن میں تھر تھراتی رہتی ہے۔ مکمل روحانی بیداری سے مراد ہے خود کو دماغ سے مکمل طور پر آزاد کر لینا۔ حقیقی مسرت، شدید محبت اور گہرا اندرونی سکون آپ کی حقیقی فطرت کے پہلو ہیں۔ یہ حقیقی فطرت دماغ کی دھند میں لپٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ نارمل عادتی تعلقات میں بھی بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب کسی زیادہ جینون یا حقیقی شے کی موجودگی کی وجہ سے آپ حضوری کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ صرف جھلکی ہوگی جو دماغ کی مداخلت کے بعد فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ لگی تو تھی مگر کھو گئی، یا پھر آپ کا دماغ آپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ وہ سب وہم تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ وہم تھا نہ ہی آپ نے اسے کھویا ہے۔ یہ تو آپ کی حقیقی حالت کا حصہ تھی، ابدی حصہ، جسے دماغ دھند میں چھپا تو سکتا ہے، فنا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، بادل جتنے بھی گہرے ہو جائیں وہ سورج کو چھپا سکتے ہیں مگر اسے فنا نہیں کر سکتے۔ سورج بادلوں کے پیچھے ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ایک نہ بھکاری تھا، زمانوں سے کہیں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک دن اس کے پاس سے ایک صوفی گزرنے لگا تو اس نے حسب عادت اس سے بھی بھیک مانگی۔ صوفی نے معذرت کی کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، ہاں ایک سوال ہے، اگر تم اجازت دو تو وہ کر لوں۔ یہ جس ڈبے پر تم بیٹھے ہو اس میں کیا ہے؟ بھکاری بولا، کچھ نہیں، ایک پرانا سا صندوق ہے جس پر میں دہائیوں سے بیٹھا بھیک مانگتا آ رہا ہوں۔ صوفی نے کہا، کیا کبھی اس کے اندر جھانکا ہے؟ بھکاری بولا، نہیں۔ مگر اس سوال کا کیا مقصد؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگ بولا، ایک دفعہ میرے کہنے پر اس میں جھانکو تو صحیح۔ بھکاری نے ناگوار انداز میں اس پرانے سے صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ صندوق زر و جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھو، میں وہی شخص ہوں جس کے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں۔ میں بھی بس یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے اندر جھانکو، اوپری کہانی کی طرح کسی صندوق میں نہیں بلکہ اس سے بھی قریب، خود اپنے اندر۔ یقیناً تم میں بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم بھکاری نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا، جو اپنی حقیقی دولت کو نہیں پا سکا، جو اپنی ہستی سے بے خبر ہے، اس ہستی سے، اس بینگ سے کہ جہاں نور ہے، جہاں نہ بدلنے والا نہ مٹنے والا سکون اور سکوت ہے، جو اس پوائنٹ سے، اس مقام سے آگاہ نہیں، وہ تمام لوگ بھکاری ہیں، چاہے ان کے پاس دولت کے ڈھیر کیوں نہ ہوں، شہرت کی بلندیاں کیوں نہ ہوں، عہدوں کے انبار کیوں نہ ہوں۔ تم باہری دنیا میں ٹوٹی پھوٹی پامال خوشیاں تلاش کرتے زندگی گزار دیتے ہو۔
सुकून और कामलियत के ढोंगी और ड्रामे बाज तरीके ढूंढते रहते हो। मैं एक मुसलसल तशनगी है जो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, एक मुसलसल बेचैनी है जो तुम्हें घेरे रहती है। नाकामलियत का एक एहसास है जो एक पल भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। तुम अपने होने, अपनी हस्ती की तौसीक और तस्दीक दूसरों से चाहते हो, बाहर से अप्रूवल ढूंढते हो, सिक्योरिटी और मोहब्बत के एहसास के लिए दूसरों पर मुनहसिर हो। दूसरे तुम्हें तय करते हैं, ओहदा तुम्हें तय करता है, दौलत तुम्हें तय करती है, शोहरत तुम्हें तय करती है। दूसरे अगर तुम्हारा होना तय कर रहे हैं तो भिखारीपन और क्या है। जबकि हकीकत ये है कि तकमील, तस्कीन, तशफ़ी और मोहब्बत के सारे ख़जाने तुम्हारे अंदर हैं। वो ख़जाने के जिसमें न सिर्फ मादी दुनिया की ये तमाम चीज़ें वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं, बल्कि एक ऐसी मुसर्रत जिसमें पोशीदा है जिसका मुकाबला तुम इस दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ बड़े खेल खेलता है। जब रूहानी बेदारी या इनलाइटनमेंट की बात आती है तो तुम्हारा जहन उसे ऐसी चीज़ बनाकर दिखाता है जो आम इंसान के लिए गोया है ही नहीं। जहन इनलाइटनमेंट को बनाता है कारनामा। यही माइंड का अना का फरेब है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इनलाइटनमेंट तुम्हारी फितरी हालत है, नेचुरल स्टेट है। तुम उसी हालत में पैदा हुए थे। तुम कुल के नाकाबिले तकसीम जुज़्व हो। तुम वो हस्ती हो जो कुल हस्ती से अलग नहीं। तुम्हारा होना कुल होने से जुड़ा है, ऐसी चीज़ की जो बुनियादी तौर पर तुम होने के बावजूद भी तुमसे कहीं ज़्यादा अजीम है। यह है तुम्हारी हकीकी फितरत जो नाम और शक्ल, नेम एंड फॉर्म से मावरा है। अगर तुम कुल हस्ती से कट गए हो तो कहीं भी हो, कुछ भी हो, तुम भिखारी हो। फिर अकेलापन, बेगानगी, बोरियत, तन्हाई तुम्हारा मुकद्दर है। और याद रखना, यही बेगानगी वो सारे शराब तख्लीक करती है जिसमें इंसान सर पटक पटक कर फना तो हो जाता है मगर चश्मे आबे बका तक नहीं पहुंच पाता। ये बेगानगी इतनी गहरी है कि तुम में और इर्द गिर्द मौजूद दुनिया के दरमियान ही नहीं बल्कि खुद तुम और तुम्हारे दरमियान भी नाकाबिले अबूर खाई तख्लीक कर देती है। तुम फिर खुद को अलग थलग सा एक जुज़ समझना शुरू हो जाते हो, खुद को ऐसा ज़र्रा खाक समझ लेते हो जो अजनबी कायनात की वुस्सतों में गुम है। यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होता है खौफ, फिर कशमकश, तसादुम और कन्फ्लिक्ट ज़िंदगी का मामूल बन जाता है। तुम्हारी इंसानी अजमत ख्वाब बन जाती है और तुम वो बेख्तियार कागज़ के पुर्जे बन जाते हो जिसे हवा चाहे जिस तरफ उड़ाती फिरे। तुम कटी पतंग हो गए, बेआसरा हो गए। दुख अब तुम्हारी ज़िंदगी का ढंग बन गया। मसाइल तुम्हें जिंदा साबित करने का अब वाहिद ज़रिया रह गए। इनलाइटनमेंट क्या है? दुख से आज़ादी, मसाइल से तुम्हारी शनाख्त का खात्मा, माइंड से तुम्हारे होने की कैद से रिहाई। मैं पूछता हूँ कि दुख से आज़ादी में ऐसा क्या है जो तुम्हारे बस में नहीं, जो इंसान के बस में नहीं है, जो इंसान की समझ या दस्तरस में नहीं है? अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि क्या ना हो तो इनलाइटनमेंट की हालत होती है, यानी दुख का ना होना। अब बात करते हैं कि इस हालत में तुम्हारे पास होगा क्या? तो इसका कोई जवाब नहीं है। यह हर इंसान का ज़ाती तजर्बा होगा, यह हर इंसान की अपनी हालत होगी। क्योंकि अगर ये बता दिया जाए कि इनलाइटनमेंट की हालत में क्या होगा तो उसको भी तुम ख्वाहिश में ढाल दोगे, तुम उसे भी कोई ऐसी चीज़ बना दोगे जो तुम्हारे बस से बाहर है। बस इतना जान लो, वो हालत जिसमें दुख ना हो, तुम्हारी हस्ती मुकम्मल हो, आज़ाद हो, वो हालत बेदारी है, इनलाइटनमेंट है।